नक्षत्र क्यों कह रहे हैं नक्षत्र को? तारा शब्द जो है वह क्यों आया? नक्षत्र मतलब जिसका शरण नहीं होता है। हेलो, शरण नहीं होता मतलब कैसे? मतलब आकाश में आपने बताया था कि कुछ स्थायी होता है और कुछ अस्थायी नहीं होते हैं। नक्षत्र हमें हमें रोज नित्य दिखाई देते हैं। हाँ, और इन्हें रक्ष भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सप्तऋषि के लिए ये उपयोग में आया था जी। नक्षत्र का प्रयोग, इसलिए इन्हें रक्ष भी कहते हैं। और भी कुछ आपने बताया था। ऋक्ष शब्द का प्रयोग सप्तर्षि मंडल के लिए सर्वप्रथम हुआ। हाँ हाँ जी, क्योंकि आचार्यों ने कल्पना की कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा भालू बैठा हुआ है पूंछ फैलाए हुए, तो वो ऋक्ष शब्द संस्कृत में रीछ जो आज हिंदी का हुआ है भालू के लिए उपयोग में किया जाता है और धीरे धीरे करके वो सभी नक्षत्रों का वाचक हो गया। नक्षत्र के शब्द की एक और व्याख्या थी, नक्षत्र तो था ही, एक और था कि नक्षति शोभाम गच्छति, जो शोभा को प्राप्त होते हैं। तारक शब्द के विषय में कुछ ध्यान हो क्योंकि उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। जी, तारा शब्द जो है वो उसके पीछे क्या कल्पना थी उस नामकरण के पीछे? तत्तारकाणाम तारकत्वम, कुछ ध्यान आया? चंद्रमा से को एक सरोवर की भांति या एक समुद्र की भांति हमने आकाश को देखा, कल्पना की, और उसमें बीच बीच में जो ग्रह हैं वो अस्त होते रहते हैं। धूमकेतु इत्यादि अल्पावधि के लिए रहते हैं, उल्का तो बहुत कम समय के लिए दिखाई देती है। तो जो तैर गए वो तारे, बाकी डूब गए, डूबते रहते हैं, तो जो तैर गए वो तारे, इस प्रकार से वो कल्पना हमारी आई। अच्छा, तो ये वैदिक कल्पना ही है। उस समय ऋषियों ने इस प्रकार से इनको समझाया, इनके नामकरण को समझाया। भा शब्द कहीं ना कहीं जो भ्रमण करते हैं ग्रह इनमें, उसके कारण लिया हुआ लगता है, स्पष्ट व्याख्या उसके लिए नहीं मिलती है। अच्छा, भचक्र शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? नक्षत्र शब्द किसी भी तारे का वाचक हो सकता है, किसी भी मंडल का वाचक हो सकता है, लेकिन ये 27 में आना, वो कुछ आपने अभी हिंट किया था, मैं कल जो जिसकी चर्चा की थी उस चीज पे। चंद्रमा जब अपनी पथ पर प्रेक्षण करता हुआ जाता है तो वो एक तारे के पास 27 दिन में एक बार आता है। और ये तो चंद्रमा जिस प्रकार से 27 दिन पूरा करके और 28वें दिन पुनः किन्हीं तारापुंज के साथ वो दिखाई दे रहा है, तो 27 दिन के मार्ग को आधार बनाकर धीरे धीरे कि भाई यहाँ एक नक्षत्र है, यहाँ ये 2-3 का एक झुंड दिखता है, तो वो नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की कल्पना की गई थी। हमने कल वार के विषय में भी देखा था, उसकी कल्पना कैसे आई थी? वार का जो नामकरण था वो कैसे आया था? पृथ्वी को सूर्य से रिप्लेस करके और बाकी जो ग्रह थे उनके नाम से वार किया। होरे से बताया था आपने, ग्रह वार का क्रम निर्धारण होरे से। पहले होरा के लिए वो कक्षा क्रम पे गए थे हम, जो वास्तविक कक्षा क्रम है हमने उसके स्थान पर भू केंद्रित कक्षा क्रम को स्वीकार किया और उस कक्षा क्रम को उलट दिया। जब शनि से भीतर की ओर हम आ रहे हैं तो वो हमारा होरा क्रम हुआ और क्रमशः एक होरा 1 घंटे के समय को हमने कहा। और
दिन की जो पहली होरा होती है उसी के आधार पर वार का नामकरण हुआ। और हमने कल देखा था किस प्रकार से शनिवार से लेकर के जब हम चले तो जो 25वां घंटा होगा अर्थात अगले वार का की पहली होरा वो वहां पर हमें सूर्य की दिखाई दी थी। जब आप रवि से गणना प्रारंभ करेंगे तो आपको चंद्रमा 25वें नंबर पे आता दिखाई देगा। तो हमारे वारों का क्रम निर्धारण उससे हुआ था। एक चर्चा तिथि वाली थी। तिथि किस प्रकार से देख रहे थे? एक तो तिथि क्या है और गणितीय रूप में तिथि को कैसे ज्ञात करते हैं, दो बातें कल आई। तिथि जो है वो चंद्र कला को बढ़ाती है, पहली से 16वीं कला तक जाना और फिर 16वीं कला से पहली कला तक जाना, दोनों में ही ये बढ़ने कहा जाता। और कुछ हमने सूर्य चंद्रमा के आधार पर देखा था इनको। हाँ, कि 12 अंश की एक तिथि होती है। और वो 12 अंश कैसे? वो जैसे क्योंकि जो आपने बताया था कि जो पूरी वो जो क्या कहते हैं जो ऑर्बिट है, मतलब जो घूमने का जो परिक्रमा पथ कहते हैं, तो उसकी जो अंश टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये तो ये सिंपल फार्मूला हुआ। हाँ जी। लेकिन एक मैंने सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर भी उसको बताया था, दैनिक गति के आधार पर। चंद्रमा माइनस सूर्य बताया था। हाँ, तो तिथि को इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। तो चूंकि मोटे तौर पे एक एवरेज वैल्यू अगर हम देखें तो चंद्रमा 13 डिग्री चल जाता है एक दिन में और सूर्य 1 डिग्री चलते हैं। तो दोनों का जब अंतर देखेंगे तो 12 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। तो इसी क्रम से चलते चलते 12 करते और आप पूरा वो 360 में 30 तिथियां हमें दिखाई दे जाती हैं। तिथियों में आपने वृद्धि और ह्रास इसको भी सुना होगा। हम 60 घटी मान लेकर के चलते हैं, लेकिन वास्तव में सारी तिथियों का मान सदैव 60 घटी तो होता नहीं, वो कभी अधिक होता है कभी कम होता है। ऐसे नक्षत्रों का मान भी घट्यात्मक रूप से जब हम देखते हैं, हम उसको घंटा मिनट में भी देख सकते हैं, वो जो मान है उसको आप कैसे 60 घटी से ऊपर या नीचे होना वो क्यों होता है उसके विषय में कभी कोई चिंतन या कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई? ये चंद्रमा एक जैसा क्यों नहीं चल रहा है? नक्षत्रों को जो भोग रहा है तो किसी नक्षत्र को भोगने में वो 61 घटी लगा रहा है, किसी में वो 61.5 लगा रहा है, किसी में 62 लगा रहा है, फिर वो 65-66 तक जाकर के वहां कम होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? कभी ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए आपके मन में? नहीं, इसके बारे में तो नहीं सोचा है। ग्रह सदैव एक सी चाल से ही क्यों नहीं चलते भाई? सबकी कक्षा तो वो निर्धारित है। तो हम कोई जैसे यंत्र बनाते हैं उसमें एक फिक्स चाल चला के हमने छोड़ दिया, तो उस चाल से चलते रहना चाहिए। या उसका घटना बढ़ना होगा तो एक सब होगा कि घटते ही चली जाए। जैसे चाबी वाली कोई खिलौना है तो वो पहले एकदम बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे धीमा होता जाता है। लेकिन ग्रहों में ऐसा क्या हो रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा अंतर, फिर बढ़ना फिर घटना, कुछ दिन तक बढ़ते हैं कुछ दिन तक घटते हैं, ऐसा क्यों? तो जो सॉल्यूशन है वो हम केपलर के नियमों से जान सकते हैं। केपलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, फिजिक्स के अच्छे ज्ञाता थे और ग्रहों की गति के संबंध में उनके 3 नियम चलते हैं। मैंने चित्र शेयर किया हुआ है केपलर के दूसरे नियम को और पहले नियम को बताने वाला। पहला नियम तो उनका यही है कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इलेप्टिकल शेप है उनकी कक्षा का, उनके ऑर्बिट का। सामान्यतः हम चित्र इत्यादि में देखते हैं तो वृत्ताकार ही दिखा देते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में वृत्ताकार कक्षा की ही बात आई है, लेकिन वहां पर एक प्रतिवृत्त की कल्पना भी आती है। जब आप सिद्धांत ज्योतिष को थोड़ा गंभीरता से पढ़ेंगे तो मध्य शीघ्र परिधि और मंद परिधि ऐसी कुछ कल्पनाएं भी आई हैं कि वो जो एक वृत्ताकार कक्षा है उसमें भी वो सेंटर पॉइंट उसका है और छोटी छोटी परिधियों में ग्रह घूम रहा है।
कुछ ऐसी कल्पना हमने टॉलमी को अगर देखेंगे वहां भी दिखाई देगी। तो उसमें ग्रह वास्तव में कहाँ है उसका जब अन्वेषण किया जाता है गणित द्वारा, तो वहां पर ग्रह की स्थिति के आधार पर एक वृत्त और खींचा जाता है जिसको कहते हैं प्रतिवृत्त। जब आप वृत्त और प्रतिवृत्त को एक साथ रख करके देखते हैं तो आपको दीर्घवृत्त दिखाई दे जाता है कुछ इस तरीके से। ये दो वृत्त यहाँ पर आए हैं। अब एक वृत्त है जिसमें हमने कक्षा को ग्रह कक्षा को बाना, अब दोनों को आप मिला देंगे तो ये आपका दीर्घ वृत्त यहाँ दिखाई देने लगता है। वृत्त प्रतिवृत्त एक ग्रह की कक्षा मानी गई है और एक ग्रह वास्तव में जहां होता है उस आधार पर, जैसे कि यहाँ पर ग्रह है, ये इसकी मंद परिधि या शीघ्र परिधि की जो चर्चा की जाती है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये छोटी छोटी कक्षाओं में ग्रह घूम रहा है। इस आधार पर जब हमने देखा तो आज की जो केपलर की बात है वो यहाँ स्पष्ट हो जाती है। अब केपलर साहब कहते क्या है? पहले ही नियम की चर्चा हमने की कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, यही चीज उपग्रह के लिए पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह के परिप्रेक्ष्य में होगी। दीर्घ वृत्त में एक और विशेषता कि इसके वृत्त में यहाँ पर केंद्र हम लेकर चलते हैं, ऐसा दीर्घ वृत्त में नहीं है। दीर्घ वृत्त में दो फोकस की चर्चा होती है, एक ट्री फोकस होता है और एक फाल्स है। तो ट्री फोकस यहाँ पर वो आपको केंद्र दिखाई दे रहा है, सूर्य केंद्र में है और ग्रह इस प्रकार से। अब तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से ग्रह की दूरी यहाँ कम है और इस स्थान पर अधिक है। आप सूर्य के आकार को भी अगर देखेंगे तो जब सूर्य की और पृथ्वी की दूरी अधिक होगी तो सूर्य हमें उसके एवरेज जो आकार है उससे कैसे छोटा या बड़ा कैसा दिखाई देगा? छोटा छोटा दिखाई देगा दूरी के कारण, और अगर वो करीब में है तो बड़ा दिखाई देगा। केपलर का दूसरा नियम है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वो एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित क्षेत्रफल भोगती है। अब ग्रह यहाँ था, अभी चल रहा था और चलते चलते वो यहाँ तक पहुंचा है कुछ समय में। ये हमने इसको कहा ये 10 दिन हो सकते हैं, 25 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं। अब ये जो क्षेत्रफल है ये इस समय के लिए निश्चित हुआ इतना ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए रेखा बड़ी है लेकिन इस ओर आप देख रहे हैं रेखा छोटी है। यहाँ क्या होगा? इतना ही क्षेत्रफल इस रेखा को भोगना है, वही समय में 10 दिन में या 20 दिन में। तो क्या हम देखेंगे? ग्रह आपको तेज चलता हुआ दिखाई देगा ज्यादा क्षेत्रफल भोगने के लिए। तो ये केपलर का नियम जिसके आधार पर ग्रह क्यों सदैव एक सी चाल से नहीं चलते, कभी उनकी चाल कम होती है कभी अधिक होती है, वो केपलर ने इससे समझाया। क्या इसका कारण रहा होगा? ये किस प्रकार से सूर्य से ग्रह अलग हुए इसके विषय में कुछ आचार्यों के मत हैं, आधुनिक आचार्यों के आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ ध्यान है? एक आध कोई मत बता सकते हैं? बिग बैंग है गुरुजी एक। लाप्लास इत्यादि अलग अलग विद्वान उनने अलग अलग थियरीज दी हैं। किसी के आधार पर तो एक एक करके ग्रह अलग हुए थे। कोई कहता है कि एक साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो निकले धूल और वो फिर घनीभूत हो गए। एक थियरी ये कहती है कि कोई मलबा जो पूरा जो एक विस्फोट के साथ सूर्य से निकला तो सिगार नुमा आकृति में निकला है। वो कल्पना किस आधार पर की उन्होंने कि हमारे जो पीछे के ग्रह हैं
बृहस्पति है, शनि है, ये आकार में बड़े हैं। और फिर जैसे सिगार में भी फिर पीछे एक डंडी सी निकली रहती है, तो फिर से ग्रह छोटे हो गए हैं। तो बोले सिगार की आकृति का वो पूरा जो द्रव्य था, पदार्थ था, वो विस्फोट के साथ में सूर्य से दूर हुआ, उसके अलग अलग टुकड़े हुए, फिर सब घनीभूत हो गए। अब वो एक साथ निकले या अलग अलग निकले, लेकिन इतना पता है कि जब वो अलग हुए हैं तो विस्फोट के साथ ही वो गए हैं। आप गुरुत्वाकर्षण की कल चर्चा भार्गव साहब ने की हुई थी। गुरुत्वाकर्षण करता क्या है? अपनी और सभी वस्तुओं को खींचता है। तो उपग्रह जब हम भेजना होता है, हमें कुछ विशेष चाल दी जाती है, सुना हो सबने। वो ये जिस तरीके से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ के जाते हैं, उस चाल से आप अगर उपग्रह को भेजोगे तो कतई वो पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर नहीं होगा। ज्यादा ऊपर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे आकर क्रैश हो जाए। लेकिन उपग्रह ऊपर जाते हैं क्योंकि उनको इतनी चाल वहां पर दी जाती है कि वो पृथ्वी के गुरुत्व को तोड़ सके, उससे बाहर हो सके। तो सूर्य से ग्रह जब अलग हुए हैं तो सामान्यतः नहीं, वो जो विस्फोट के कारण जो एक बल मिला, जैसे हम बम के फूटते ही उसमें जो भी पदार्थ रहता है वो दूर दूर बिखर जाता, कुछ उसी प्रकार से सूर्य से ये ग्रह दूर दूर बिखरे होंगे। एक बात है, जब आप किसी मट्टी के ढेले को, गीली मिट्टी का एक ढेला बनाया और हम उसको फेंकें, वो सीधा जाएगा क्या? बिना गति किए हुए बिल्कुल सीधा जाता समझ में आएगा कि अगर बहुत फोर्स से फेंक गया है? कर्व लेगा नहीं। सामान्यतः थोड़ा सा वो अपना जो हाथ का बल पड़ता है तो एक घुमाव उसमें आता ही है। तो हमारे ये ग्रह भी जब दूर हुए तो अपनी धुरी पर घूमना करना, वो इनमें थोड़ा हुआ। अब देखिए, आप गोल घूमती हुई किसी चीज को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे पकड़ने की, तो क्या होता है? स्पिन होता है। वो स्लिप मारेगी जो हाथ पे हाथ टच करते से ही, क्योंकि उसमें एक वो गति बनी हुई है। तो जब सूर्य के गुरुत्व से वो ग्रह दूर हो गए थे, उसके बाद विस्फोट का जो प्रभाव था वो समाप्त हुआ। सूर्य ने अपनी ओर ग्रह को दोबारा खींचना चाहा, सूर्य के गुरुत्व ने, लेकिन तब तक ग्रह के अपने कुछ बल कार्य कर रहे थे। वो अपनी कक्षा में घूमना हुआ, अन्य आसपास के जो दूसरे तारे रहे होंगे उनका अभी कोई गुरुत्व वहां पर काम कर रहा होगा। और आखिरकार म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण ही तो आकाश में सब अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं। तो वो जो म्यूचुअल ग्रेविटेशन वाली बात आई, अब ग्रह सूर्य के काबू में आना नहीं चाह रहा, तो वो स्पिन हुआ, तो वो साइड में भगा, उससे ग्रह की कक्षा निश्चित हो गई। ये बात जो केपलर के नियम को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, अगर कोई बड़ी सी चुंबक हम रख दें किसी स्थान पर और एक आलपिन पतले से धागे में बांध करके हम दूर से लेते हुए अगर आते हैं, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में वो आलपिन प्रवेश करेगी तो क्या होगा? एक कल्पना से ही आप सोचें कि उस समय की स्थिति क्या रहेगी। धागे से बंधी हुई आलपिन चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर चुकी है, तो क्या करेगी वो? नॉर्थ साउथ में डिफ्लेक्ट करेगी। वो आलपिन, चुंबक आलपिन को खींचेगी, लेकिन धागा उस समय प्रतिबल का काम कर रहा है, वो उसको रोक रहा है। तो जब बल और प्रतिबल दोनों की जो रस्साकसी वाली स्थिति होती है, तो वहां पर आमतौर पर दोलन की स्थिति बनती है, वो स्पिन उसमें होंगे। अब उन स्पिनों को हम देखेंगे, जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में और भीतर लेके जाते हैं तो वहां पर स्पिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उतनी ही तेजी से चुंबक खींचेगी, और जितनी तेजी से चुंबक खींचेगी धागा उतनी ही तेजी से, उतने ही बल से उसको रोकेगा। कुछ ग्रहों के साथ यही बात हो रही है कि जब वो सूर्य से दूर हैं
तो सूर्य उनको थोड़ा कम गुरुत्व से खींच रहा है। तो ग्रह की जो चाल है उसके भागने की, अपनी कक्षा में भागने की, वो भी धीमी धीमी ही हो रही है। लेकिन जैसे ही वो सूर्य के पास में आया और सूर्य ने अधिक तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश की, ग्रह अधिक तेजी से भागेगा। थोड़ा एक लौकिक उदाहरण भी हम देखें कि किसी व्यक्ति के पीछे जैसे कुत्ता पड़ गया हो तो वो भागेगा। अगर उसको लगा कि भाई कुत्ता जो है धीमा हो गया तो व्यक्ति भी थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, रिलैक्स मोड में होगा। लेकिन जैसे ही लगेगा कि ये तेज हुआ है तो वो उतने ही तीव्रता से वो भागने लगेगा। तो यहाँ पर ग्रह भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाग रहा है, तो उसकी चाल में अंतर आता है। और चूंकि सूर्य और चंद्रमा की चाल बदलती रहती है, वो विशेषकर चंद्र की चाल पर ही नक्षत्रों का और तिथियों का समय निर्धारित करता है, क्योंकि सूर्य की गति में बहुत अधिक परिवर्तन हमें स्पष्टता से दिखाई नहीं देगा। भाई तू दिखती ही चल रही, तो वो कभी 58 कला होगा, कभी 59 कला होगा, कभी उधर जाके 62 होगा। लेकिन ये जो चंद्रमा है 800 कला इसकी दैनिक गति एवरेज है, लेकिन ये इससे काफी ऊपर नीचे होता रहता है। वो गणितीय विभाग जो है उसको भोगने में, अगर चंद्रमा तेज चल रहा है, एक तिथि का अंतर जो हम 12 डिग्री का टोटल अंतर सूर्य और चंद्रमा के बीच का ले रहे हैं, अगर चंद्रमा तेज चल रहा है तो क्या होगा? वो समय कम लेगा या ज्यादा लेगा? चंद्रमा यदि तीव्र गति से चल रहा है तो 12 डिग्री का अंतर करने में वो कम समय लेगा या अधिक समय लेगा? कम समय लेगा। कम समय लेगा। भाई 12 किलोमीटर दौड़ना था, वो तेज दौड़ रहा है तो कम समय में ले लेगा। तो इसलिए वहां तिथि का मान हमको कम दिखाई देता है, तो पता चला कि वो 56 घटी ही रह गया टोटल मान तिथि का। और जब चंद्रमा धीमा चल रहा होगा तो वो अधिक समय लेगा, तो हम वहां पर 65, 66, यहाँ तक कि 67 तक जाते हुए देखते हैं। तो यह तिथियों में अंतर का एक कारण है। और एक बात, तिथि वृद्धि और तिथि क्षय, इन शब्दों को आपने सुना होगा। ये कभी कभी कोई तिथि घट जाती है, कोई बढ़ जाती है। आमतौर पर घटने की बात जो होती है वो उसी समय होती है जब चंद्रमा 60 घटी से कम मान लेकर के आ रहा है एक तिथि के लिए। सूर्योदय के कुछ समय बाद तिथि में परिवर्तन हुआ। अब वो 57 घटी ही थी और एक घटी सूर्योदय को हुआ था और इतने में आपकी तिथि बदल गई है। तो 60 घटी तो पूरे अहोरात्र में माने गए हैं, एक जहां से प्रारंभ हुआ है, और 57 इसके टोटल 58। मतलब अगले सूर्योदय के पहले पहले तीसरी तिथि आ चुकी होगी। इसी का नाम हमारे यहाँ तिथि है। और तिथि वृद्धि क्या है? कि अगर कोई एक तिथि 2 सूर्योदयों को स्पर्श कर ले, सूर्योदय से कुछ घड़ी 2 घड़ी पहले तिथि का प्रारंभ हुआ था और उसके बाद चूंकि उसका मान 60 से अधिक था, तो वो जाके एक सूर्योदय के बाद अगले सूर्योदय को भी पार करेगी और फिर जाकर वो समाप्त होगी। तो उस स्थिति में तिथि वृद्धि को हम देखेंगे। तो ये चर्चा कल रह गई थी, उसको मैंने लिया। हमें आज प्रवेश करना है गणित के बहुत मूलभूत तत्व में, राशि में। राशि शब्द का अर्थ क्या समझते हैं आप? कुछ सामान्य दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो राशि अर्थात क्या? मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा। समूह। तो तारों का जो समूह विशेष है उसको राशि कहा गया। राशियों की अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग उनके स्वरूप को लेकर के भी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं वो हमें फलित के दृष्टिकोण से बहुत काम की होती हैं। इनके जो पर्याय हैं वो भी कई बार हमारे उपयोग में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम राशियों के कुछ नामों को संक्षेप में
जान लेते हैं, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों में उनका अलग अलग नाम लिया जाता है छंद की दृष्टि से। हमें सबको पता है कि हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो श्लोकबद्ध हैं, और वहां पर छंद की मर्यादा के अनुसार शब्द की आवश्यकता होती है। तो अगर एक नाम काम नहीं कर रहा है, छंद नहीं बन पा रहा है, तो हम उसका कोई दूसरा पर्याय वहां पर लेते हैं। मेषाज विश्वकृतुम्बुराद्या वृषोक्ष गोताहुर गोकुलानि द्वंद्वम निरयुग्मम युग्मम द्वंद्वम निरयुग्मम जुतुमम यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदन्ति। कुछ राशियों के नाम जातक पारिजात के राशिशीलाध्याय के आधार पर अधिकांशतः राशि संज्ञाओं को लेकर के या ग्रहों की संज्ञाओं को लेकर के हम लोग जातक पारिजात को विशेष मान्यता देते हैं, इस आधार पर कि इसका जो तरीका है बताने का बहुत सिस्टमेटिक है। आचार्य वराह मिहिर प्रणम्य हैं, उन्होंने यवन ज्योतिष का संबंध स्थापित करवाया भारतीय ज्योतिष से। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, उद्घाटन दिवस में भी मिश्र सर ने उस ओर संकेत किया था कि हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो नक्षत्र ज्योतिष था मूलतः, लेकिन नक्षत्रों से राशि की ओर जाना, तो इसमें यवनों से जो संबंध हुआ है, और अधिकांशतः लोगों का कहना है कि वराह मिहिर का जो संबंध यवन ज्योतिष से हुआ, वहां से हमारा आकर्षण राशि के प्रति हुआ। फिर हमने उसको भारतीय नियमों में ढाला और हमारे फलादेश पद्धति को दिखाई देता है। इसलिए राशियों के नामों में आपको कुछ विदेशी शब्द भी दिखाई देंगे। ज्योतिष में कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो ग्रीक मूल के सीधे सीधे आ गए हैं और वो ज्योतिष के कारण संस्कृत में प्रवेश कर गए हैं। जैसे केंद्र शब्द, जो भी संस्कृत के विद्वान हैं यहाँ पर उन्होंने कभी सुना होगा कि केंद्र शब्द संस्कृत का नहीं है, वो उसकी सिद्धि होती ही नहीं है संस्कृत के व्याकरण के आधार पर। मध्य शब्द का प्रयोग, अंतः शब्द का प्रयोग, इस प्रकार से हम देखते थे। कालिदास के साहित्य तक में केंद्र शब्द नहीं, उसके बाद के साहित्य में संस्कृत में वो प्रवेश करता हुआ हमें दिखाई दिया, और उसका जो मूल स्रोत था वो ज्योतिष है। केंद्र, पणफर, आपोक्लिम, यह संज्ञाएं आई हैं। पणफर और आपोक्लिम आज भी आपको विदेशी शब्द लगते हैं। मेषाज विश्वक्रिय तुम्बुराद्या, मेष राशि के जब नाम बताते तो उसको पहला नाम मेष दिया, दूसरा अज दिया। मेष कहते हैं भेड़ को, और अज बकरी को। भेड़ बकरी लगभग एक सा ही हम मान लेते हैं। इनके साथ में कैसे इनकी डिजाइन बनाई गई वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम इनकी आकृतियों की चर्चा करें। विश्व शब्द इसके लिए आया, क्रिय शब्द आया है, तुम्बुर शब्द भी आया है, और आद्य तो क्योंकि पहली राशि। वृषोक्ष गोतावुर गोकुलानी, वृषभ बैल को कहते ही हैं। उक्ष शब्द, आज ऑक्स हम देखते हैं। तावुर शब्द, टॉरस आज भी हम देख रहे हैं। गोकुलानी, वो गोकुल के लिए ये संस्कृत शब्द ही है। द्वंद्वम नृयुग्मम जुतुमम यमम च, तो इनमें द्वंद्व का, नृयुग्म का, क्योंकि मनुष्य का जोड़ा माना गया है स्त्री पुरुष का मिथुन राशि में। जुतुम शब्द कहीं ना कहीं यह पाश्चात्य प्रतीत होता है, पाश्चात्य मूल का प्रतीत होता है। यम शब्द जोड़े के लिए प्रयोग में होता ही है। युग शब्द भी युगल शब्द चलता ही है, तृतीय क्रम के आधार पर है। कुलीर कर्काट कर्कटाख्या, कुलीर और कर्क, यह कर्क राशि के नाम है। कर्काटक भी एक नाम है। कंठीरव सिंह मृगेंद्र लेया, जितने सिंह के नाम है, कंठीरव इत्यादि, मृगेंद्र इत्यादि, वो सब सिंह राशि के नाम है। इसके अलावा लेय एक नाम है जो आज लियो के रूप में हमें दिखाई देता है। पाथोन कन्या रमणी तरुण्य स्तौली वणिक जूग तुला धटश्च, जो कन्या राशि है उसका पाथोन नाम है। रमणी, तरुणी, यह तो कन्या के ही पर्याय है। तौली, तुलाधर, तुला राशि के स्वरूप की चर्चा मैं करूंगा, तब उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो तौली की, तुलाधर की कल्पना हमारे यहाँ की गई। वणिक भी वो तुलाधर के आधार पर ही लिया हुआ है, केवल तराजू की बात नहीं है। तराजू को लिए हुए पुरुष की कल्पना भारतीय मत में की गई। जूक शब्द, इसके विषय में आप कोश देखेंगे आपने का, तो उसमें ग्रीक शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा।
धट शब्द तराजू के लिए प्रयोग में आता ही है। अल्यष्टवम वृश्चिक पौर्वी कीटा, अली है, वृश्चिक है, यह वृश्चिक राशि के बिच्छू के नाम हमें दिखाई देते हैं अष्टम आठवें होने के कारण। और कौरपी, स्कॉर्पियो आज भी नाम हमें सुनाई देता है। धनवी, धनुष, चाप, शरासनानी, धनु राशि के धनुष के आधार पर नाम, चाहे वो चाप है, चाहे धनु है, चाहे धनवी है, चाहे शरासन। मृगो मृगास्य मकरश्च नक्रः, मकर राशि के नाम मृग है, मृगास्य है, मकर है, और नक्र भी मगर को ही कहते हैं। मृग शब्द क्यों है? क्योंकि इसकी जो कल्पना है मृग का मुख है और शेष शरीर वो मकर का है। इस प्रकार इस राशि की कल्पना यहाँ हमें दिखाई देती। कुंभो घटस्तोय धराविधाना, कुंभ राशि वो घट उसका नाम है, तोयधर उसका नाम है, तो सब कुंभ के ही नाम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। मीनांत्य मत्स्य पृथुरोम झषा वदंती, और मीन के नामों को हम देखते हैं तो अंत्य उसका नाम है, पृथुरोम है, झष है। इस प्रकार से हमें मीन राशि के नाम दिखाई देते हैं। दास्त्रादिकर्ष नवपाद युता क्रियाद्या, और ये क्रिया आदि जो राशियां हैं वो दस्र, नासत्य और दस्र अश्विनी कुमारों के नाम है। तो अश्विनी कुमार दोनों को एक साथ गिना जाता है सदैव, तो अश्वयुजौ शब्द भी वहां पर देखने में आता है। तो इस प्रकार से ये राशियों को हम देख पाते हैं। राशियों के स्वरूप पे जाने से पहले एक चर्चा काल पुरुष की आई थी कल। काल पुरुष के शरीर में किस प्रकार से राशियों को देखा गया है। कालात्मक शिरो मुख देश वक्षो हृत कुक्षि भाग कटिवस्त्र वस्ति रहस्य देशाः ऊरु च जानु युगलम परतस्तु जंघे पादद्वयम क्रियमुखावयवाः क्रमेण। काल पुरुष रूप में लिया गया है, कल चर्चा थी, ध्यान है आप लोगों को। शरीर के सभी अंगों को अलग अलग राशियां या ग्रह प्रभावित करते हैं, उसको काल पुरुष कहते हैं। हमने विराट जो स्वरूप है परमात्मा को काल स्वरूप मानते हुए वहां पर राशियों को माना हुआ है, और इसका उपयोग आपके फलित के दृष्टिकोण से देखने में हमें आता है। तो किस प्रकार से लिया जाता है। कालात्मक शिरो मुख देश वक्ष, 12 राशियों को हम अपने शरीर पर देखते हैं। तो जो हमारा मस्तक है, मेष राशि वहां पर हो गई, वृषभ राशि, फिर मुख की बात, मुखमंडल की बात हो गई। वक्ष तृतीय राशि की बात आ रही है, तो वहां वक्षस्थल को लेकर के कहा जा रहा है। अब ये वक्षस्थल कहा गया है कुछ ग्रंथों में, कुछ ग्रंथों में हस्त कहा गया है। अब ये अंतर क्यों आ रहा है? किसी ने इसके विषय में सुना है कभी? कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मिथुन राशि कालपुरुष का वक्षस्थल है, जबकि कुछ उसको हाथ बताते थे, बाहु बताते हैं। कैसे? आप यदि इस प्रकार से हाथ फैला करके खड़े होते हैं और उसके बाद पूरे शरीर के 12 टुकड़े कर दिए जाएं, तो हम समझ सकते हैं तो वक्षस्थल हमारे हाथ की सीध में ही दिखाई देगा। फिर कर्क राशि हृदय प्रदेश में है, और उसके बाद उदर प्रदेश में सिंह राशि, कटी जो कमर है वहां पर कन्या राशि है। बस्ती और रहस्य 2 शब्द आए हैं जो गुह्यांगों के लिए हैं। मूत्र द्वार से संबंधित प्रदेश को हम समझ सकते हैं बस्ती, और गुह्य शब्द वो मलद्वार से संबंधित क्षेत्र को हम देख सकते हैं। ऊरु च जानु युगलम, इसके बाद क्रमशः जांग, घुटने, पिडली और पैर, ये पूरे 12 राशियों को लिया गया है। जैसे राशियों को लिया गया है उसी प्रकार से आप 12 भावों की कल्पना भी इस शरीर में कर सकते हैं। कालपुरुष का शरीर कहीं ना कहीं कह के हमारे शरीर में ही राशियों के स्थान को बताया हुआ है। इसका प्रयोजन क्या है? तो लघु जातक ग्रंथ जो आचार्य
वराह मेहर का है, वहां कहते हैं काल नरस्यावयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सदसद ग्रह संयोगात पुष्टा शोपद्रवास्ते च। काल पुरुष के जो अवयव कहे गए हैं उनका विचार कब करना है? जन्म के समय करना है। तो जो ग्रह जो राशियां सत और असत ग्रहों के प्रभाव के कारण पुष्ट या उपद्रव युक्त होंगी, कमजोर होंगी, उनसे संबंधी अंग भी पुष्ट या उपद्रव युक्त होंगे। जैसे बाहु की चर्चा हमने की, तो तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, अगर उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो हाथ की स्थिति अच्छी है, हाथ पुष्ट होंगे, बाहुबली होगा व्यक्ति। लेकिन यदि वहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो हाथ में चोट लग सकती है। और अधिक वो भाव बिगड़ा हुआ है, दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और वो भी नीच राशि वगैरह में बैठे हुए हैं, कोई सामने से खराब ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कहीं से भी कोई बचाव का उपाय नहीं देखा जा रहा, वो भाव बहुत बिगड़ रहा है, तो उस भाव से संबंधित अंग में विकलांगता की स्थिति भी देखने में आ सकती है। तो इस प्रकार का विचार किया जाता है राशियों के आधार पर। और अब राशियों के बजाय भावों से हम फलादेश की दृष्टि से इसको अधिक देखते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, वही शरीर के 12 हिस्से करें। राशियों के स्वरूप की बात थी। व्यस्तो भय पुच्छ मस्तक युतौ मीनौ सकुंभो नरस्तौली चावधरस्तुरंग जगनो नक्रो मृगास्यो भवे वीणाढ्यम सगदम नृयुग्मवला नौस्था सस्यानला शेषा गुणा विधान सदृशा सर्वे स्वदेशाश्रया। तो यहाँ जो बताए हुए हैं स्वरूप, किस प्रकार से इनको हमें देखना है, तो आगे करें। एक चित्र और, ये सिंह राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिंह का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। मीन राशि किस प्रकार से कल्पित की जाती है, तो दो मछलियां हैं और वो किस प्रकार से हैं कि एक सीधी है, एक उल्टी है, तो एक का मुख एक की पूंछ वो साथ में दिखाई देती है। उसको किस प्रकार से हम देखेंगे, तो मैं इसको अभी बोर्ड पर बना करके बताऊंगा। सकुंभो नरहा, कुंभ घड़ा लिए हुए पुरुष की कल्पना ये कुंभ राशि की है। तौली, तुला राशि में तौली की कल्पना, अब ये तौली की कल्पना किस प्रकार से आई है देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जब हम तारों को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो तारे हैं। यहां पर आपने देखा तराजू ऐसी कब हो सकती है, इस प्रकार से तराजू क्या संभव है रखना? चित्र दिख रहा है आपको? मैं मोबाइल से दिखा रहा हूं अभी। हाँ, तो ऐसी तराजू कब हो सकती है? उसके पल्ले तो ये सूत्र से बंधे हुए रहते। इस डिजाइन का चित्र तराजू को कब दिखाई दे सकता है? जब उसको कोई पकड़ा हुआ। हाँ हाँ, तो इसलिए तारों के बीच में हम देखें, कहीं भी हमें तारों में ये इसका चित्र गायब हो गया। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है। अब मुझे नहीं दिख पा रहा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये स्क्रीन पे आने से। एक मिनट करता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। तो तराजू को पकड़े हुए पुरुष की बात यहाँ पर तुला राशि में कर दी गई है। सिंह राशि का मैंने चित्र अभी इसमें शेयर भी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त चर्चा हमारी मीन राशि की थी। तो
कुछ इस प्रकार से चर्चा हम मीन राशि में देखते हैं। एक सीधी है, एक उल्टी है। मेष राशि की जो कल्पना थी वो किस प्रकार से हुई। चित्र मैंने दिया हुआ है, ये भरणी नक्षत्र है, ये अश्विनी। वहां पर भी आपको बना हुआ चित्र दिखाई दे रहा है पीपीटी में भी। तो ये मुख की कल्पना भरणी में की गई और अश्विनी में हम पीठ की कल्पना कर लें तो हमें भेड़ दिखाई दे जाएगी। बाकी शरीर केवल वो कल्पित किया गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तारों में केवल हमने हमारा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाया, कल्पनाशीलता को बढ़ा करके देखा है। वृषभ का स्वरूप भी देखेंगे तो वहां जो कल चर्चा कर रहे थे हम, नक्षत्र पहचाने ये कौन सा है? कौन सा नक्षत्र है यह? रोहिणी। रोहिणी है। रोहिणी है ना? रोहिणी। अब रोहिणी में थोड़ा सा ऊपर कुछ तारे यहाँ दिखाई देते हैं, तो ये हमने सींग बना लिए, ठीक है। और थोड़ा सा कृतिका की ओर ऐसे बढ़ गए। ये आकृति क्या हुई, पहचान में आ रही है? बेल की। तो वृषभ राशि कल्पित हो गई इस प्रकार से, ठीक है। मिथुन की कल मैंने बना करके बताई थी और जो चित्र शेयर किया गया है उसमें भी वो दिखाई दे रही है। सगदो सवीणा, गदा लिए हुए पुरुष और वीणा लिए हुए स्त्री की कल्पना की गई। मेष राशि और मिथुन राशि, इनके जो स्वरूप मैंने यहाँ पर चित्र द्वारा कल्पित करके बताए हैं, आज जो नेट पे हमें चित्र दिखाई देते हैं बिल्कुल इसके उल्टे दिखाई देते हैं। आपको जहां पर मैंने सिर बताया हुआ है उन स्थानों पर अगर हम नेट से चित्र उठाते हैं तो वहां पर पैर बताए हुए हैं। पोलक्स एंड कैस्टर तारों की ओर मुख बताया हुआ है पुरुष और स्त्री का। जबकि इस चित्र में जहाँ सगदो सवीणा वाली बात आ रही है वहां पर पैर लिए गए हैं। अब वो क्यों लिए गए हैं उसकी चर्चा में आगे प्रसंग आने पर आपको करूंगा। इसके अतिरिक्त जो राशियों की बात, चाप धरा तुरंग जघना, जो चाप धरा राशि है, धनु राशि है, वो तुरंग जघन, ऐसे एक धनुर्धर का चित्र वहां पर खींचा गया है जो बिल्कुल शर संधान किए हुए है, तीर ताना हुआ है वो, और कमर तक ही पुरुष है, उसके नीचे घोड़ा है। इस प्रकार के पुरुष की चर्चा हमें मिस्र की कहानियों में भी दिखाई दे जाती है। तो कुछ वैसा स्वरूप कल्पित किया गया है धनु राशि का। फिर नक्रो मृगास्यो भवेत्, इसको मैंने कहा भी था कि मृग का मुख है और शेष शरीर मगर का है। इस प्रकार से हमारी मकर राशि देखने में आती है। फिर कहते हैं वीणाढ्यम सगदम युग्म, ये हो गया। अवला नौस्था सस्यानला, जो अबला राशि कन्या राशि है वो नाव में बैठी हुई कन्या है और कैसी सस्यानला, उसके एक हाथ में अनाज है, एक हाथ में अग्नि है। यह कल्पना हमारे आचार्यों ने किस प्रकार की, कुंभ की कल्पना, धनु की कल्पना और कन्या की कल्पना। आज तारों में उतनी सुस्पष्टता से कम मैं उसको समझ नहीं पाया हूं, और लोग तो बना करके कहीं अन्य राशियों का भी नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे चित्र जो हमें दिखाई देते हैं वो पाश्चात्यों ने जैसा एक नक्शा बना दिया वही हमें दिखाई देता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने किस प्रकार इन राशियों को देखा था, वैसे तारों को मिलाकर के चित्र बने होना वो उतना वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देता, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक कमी भी है। अन्य राशियों को कहा कि वो उनके स्वरूप की होती है। मेष के सदृश, वृषभ के सदृश, सिंह के सदृश, कर्क राशि वो केकड़े की ही तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सारी राशियों की कल्पना की गई। इनका जो स्वरूप का प्रयोजन है आपको आगे समझ में आएगा जब हम शीर्षोदय या पृष्ठोदय संज्ञाओं को देखेंगे।
राशियों के स्वरूप के आगे हम थोड़ा चलते हैं राशियों के वास स्थान की ओर कि कौन सी राशि कहाँ वास करती है, और यह भी फलित के दृष्टिकोण से बड़े काम की चीज है। मेषस्य धातु कर रत्न धरा तलम स्यात् उक्षस्तु सानु कृषि गोकुल काननानि द्यूत क्रिया रति विहार मही युगस्य वापी तटाक पुलिनानि कुलीर राशे। मेष राशि का स्थान जो धातुओं की खदाने हैं, रत्न धरातल जहां पर रत्न निकलते हैं वो। यहाँ हम देखेंगे भेड़ का संबंध कोई रत्नों से देखने में हमें नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राशि स्वामी जो मंगल है उसको उठाया गया। तो मंगल के आधार पर जो अग्नि तत्व प्रधान है, तो चमकदार जो चीजें हैं, धातु है, रत्न है, उनको मेष से जोड़ा गया। उक्ष्णस्तु सानु कृषि गोकुल कानना। बैल कहाँ दिखाई देता है? बैल या तो खेत में दिखाई देगा या गौशाला में दिखाई देगा अथवा जंगल गया होगा चरने। तो यही तो स्थान यहाँ पर कहे हुए हैं, कृषि भूमि है, गोकुल है और कानन जंगल है। द्यूतक क्रिया रति विहार मही युगस्य। ये राशियों के स्थान आपके प्रश्न शास्त्र में बड़े काम के होते हैं। जैसे कोई वस्तु खो गई है, कहाँ पर मिलेगी? तो प्रश्न शास्त्र में बात है चतुर्विलग्नात्, जो हानि का विचार है, खोने का विचार है, वो हम लग्न से करते हैं। तो लग्न कौन सी है? वृषभ लग्न है। तो जो वृषभ लग्न के स्थान यहाँ पर हमें बताया गया कि भाई खेत में या गौशाला में खोज लो। अच्छा, जंगल गए थे क्या? तो वो कहेगा हाँ जंगल गए थे, तो जरा वहीं देखना, शायद वहां कोई हो चीज। या चोर को लेकर के प्रश्न है कि चोर किधर भागा होगा, किस स्थान पर छुपा हुआ होगा। तो ये राशियों के जो स्थान है वो हमें बड़ा सहयोग देते हैं। द्यूतक क्रिया रति विहार मही युगस्य। जो युग राशि है, मिथुन राशि है, उसका स्थान द्यूत क्रिया, जहां पर जुआ खेला जाता हो। रति शब्द का प्रयोग, अब चूंकि वो मिथुन राशि है इसलिए विहार स्थल या रति स्थल की ओर संकेत स्वाभाविक रूप से समझ में आता है। द्यूत क्रिया शब्द यहाँ पर आया। आपने बहुत से ऐसे कथानक सुने होंगे, ऐसी कहानियां जहां पर पति पत्नी को आपस में जुआ खेलते हुए, चौपड़ खेलते हुए बताया हुआ है। शिव पार्वती को भी कहीं लोक कथाओं में इसी प्रकार से बताया जाता है कि शिव पार्वती आपस में चौपड़ खेल रहे थे। ऐसे कहानियों में बात आती है। और घर के घर में जुआ खेलना, उसमें भाई पति जीते या पत्नी जीते, घर का माल घर में ही रहना है। तो उस स्थिति से भी देख करके हम जोड़ सकते हैं, मिथुन राशि का सीधा संबंध यहाँ देखने में आता है। इसके बाद आगे वापी तटाक पुलिनानि कुलीर राशि। जो कुलीर राशि है, जो कर्क राशि है, उसका वापी तटाक पुलिनानि, जो बावड़ी हैं, जो तालाब हैं या नदियों के तट हैं, ऐसे स्थान, केकड़ा है, ऐसी जगहों पर ही तो मिलता है। जो ठंडी चीजें होती हैं, जगह होती हैं, वहीं पर दिखाई देता है। कंठी रवस्य घनशैल गुहा वनानि। और जो कंठी रव जो सिंह है वो कहाँ पर दिखाई देता है? तो वो घने पर्वतों पर, गुफाओं में या वन में। आप देखिएगा सिंह ऐसे स्थान ही पसंद करता है। या तो बहुत घना जंगल होगा या ऐसी कोई बहुत गहरे दर्रे या गुफा उनको पसंद करेगा। या बहुत चट्टाने यहाँ पर हों छुपने, उसको आश्रय लेने, क्योंकि सिंह के विषय में हमें सबको पता है कि वो थोड़ा आराम तलब अधिक है। तो ऐसे स्थान सिंह राशि के कहे। षष्ठ से शाद्वल वधू रतिशिल्प भूमि। जो छठी राशि है, जो कन्या राशि है, उसके लिए शाद्वल जो दूब का मैदान होता है वह वधुओं का, नववधु का जो स्थल है वो कन्या है ना, तो कन्या से संबंधित बातें यहाँ पर आ रही। रति भूमि, वो भी कहीं ना कहीं कन्या को जोड़ करके, कन्या का विवाह होगा वहां से लेकर के जोड़ा है। शिल्प भूमि, कलाओं का स्थल। हम सभी इस तथ्य से ज्ञात हैं कि परमात्मा ने स्त्रियों को कलात्मकता पुरुष से अधिक दिया है।
अधिक दी है। कई मामलों में धीरज भी, ममत्व भी स्त्री में अधिक देखा जाता है। आप जितने भी कलाओं की फील्ड देखेंगे, वो दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए कार्य भी होंगे, तो एक स्त्री उसको करेगी तो उसमें हर जगह एक कलात्मकता उसके कार्य में दिखेगी। अगर एक कन्या रोटी बना रही है तो उसका पूरा प्रयास रहता है कि वो गोल बननी चाहिए, अच्छी फूलनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर कोई पुरुष भोजन बना रहा होगा तो उसको हाँ बस बन जाए, खाना ही तो है। तो यह जो कलात्मकता वाली बात जुड़ी हुई है स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से स्त्रियों के साथ, इसलिए कन्या राशि का क्षेत्र कला की भूमि को भी कहा गया। सर्वार्थ सार पुरपण्य मही तुलाया, तुला राशि को हम जब देखते हैं तो सर्वार्थ सार सभी प्रकार की वस्तुएं जहां पर मिल जाती हों, या पुरपण्य जो नगर का बाजार वगैरह है, वो तराजू वहीं तो या तो बाजार में होगी, या जहां पर सामान इकट्ठा कर रखा है हमें उसको नापना तोलना है, ऐसे स्थान पे होगी। तो जहां पर व्यापार सुगमता से हो सकता है, ऐसे स्थलों पर हमें तराजू दिखाई देती, तुला दिखाई देती। तो तुला राशि के स्थान वैसे कीट कीट विलप प्रदेशा, जो कीट राशि वृश्चिक राशि है, बिच्छू कहाँ रहेगा? आप देखिएगा पत्थर के नीचे छुपा हुआ, नमी में छुपा हुआ दिखाई दे जाता है। या फिर जहाँ कीड़े मकोड़े हैं ऐसे, क्योंकि कीट संज्ञा है इस राशि की। विलप प्रदेशा, जो बिल इत्यादि हैं, उन स्थानों में दिखाई दे। चापस्य वाजिरथ वारणवास भूमि, चाप धनु राशि कहाँ दिखाई देगी? धनु का स्वरूप देखिए, वो धनुर्धर है, बिल्कुल शरसंधान किए हुए है। और हम उस चीज को भूल जाएं कि वो कमर तक पुरुष है, उसके नीचे घोड़ा है, जैसे कि घोड़े की गर्दन काट के कमर तक के पुरुष को लगा दिया गया हो। हम उसको भूल करके अगर एक घोड़े पे बैठे हुए धनुर्धर को देखें, कहाँ कहाँ वो हो सकता है? तो वाजी रथ वारण वास भूमि, जहाँ पर हाथी घोड़े और रथ निवास करते रहते हैं, ऐसी भूमि। तो धनुष की आवश्यकता कहाँ होगी? वो तो या तो शिविर में धनुष दिखाई देगा अथवा युद्ध के मैदान में दिखाई देगा। उसी प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। एणाननस्य सरिदम्बु वन प्रदेशा, और जो एणानन है, एण कहते हैं मृग को, तो मृग के मुख वाली जो मकर राशि है, सरिता अम्बु जल को कहते हैं, तो और भी जो जलाशय हैं वो, और वन प्रदेश। तो मकर के कारण जलाशयों में इस राशि को माना गया, और चूंकि ये मृग मुख है इसलिए वन में भी इस राशि को लेकर गया। कुंभस्य तोय घट भांड गृहस्थलानी मीनाधिवास सरिदम्बुधि तोय राशि। कुंभ राशि है वो तोय जल जो है, जल उन स्थानों पे, घट जहाँ घड़े वगैरह रखे होते हैं वहां, भांड बर्तन भाड़े जहाँ रखे होते हैं घर में, उन स्थानों पर गृहस्थलानी, घर के ऐसे भीतरी स्थल। तो घड़ा कहाँ होगा? या तो घड़ा पानी में होगा या पानी में घड़ा होगा, घड़े में पानी होगा। तो इसलिए जब जलाशय में कहा गया कि हम पानी भर रहे हैं उस समय, तो जलाशयों में भी कुंभ राशि को माना गया। और घर में जहां पर हम जल रखते हैं वहां पर कभी कभी घड़ा खाली भी होता है, एक तरफ बर्तनों के साथ रखा हुआ है, इसलिए उन स्थानों को भी कह दिया। और भारतीय परंपरा में जो ग्रामीण परंपरा है, घड़ों का उपयोग कुछ और उपयोग में भी होता था। घर में सामग्री रखने में पुराने लोग कपड़े भी पुराने घड़ों में रख लिया करते थे। तो इसलिए घर के जो भीतर स्थल हैं वो भी कुंभ राशि को लेकर के आ रहे हैं। हम राशियों को, ग्रहों को जितना मानवीकरण करके देखेंगे उतना आपके लिए इनको समझना, हृदयंगम करना सरल होता जाएगा। ग्रहों को आपने जैसे ही मनुष्य मान लिया, आपके फलादेश के आधे फंडे क्लियर होने लगते हैं। मीनाधिवास सरिदम्बुधि तोय राशि, और मीन राशि कहाँ होगी? मछली जल की रानी है, पानी में ही रहेगी। तो वो चाहे नदी हो, सरोवर हो अथवा समुद्र हो, तो इस प्रकार से लिया गया है। अब कुछ विशेष संज्ञाओं की चर्चा हम करेंगे। पुरुष स्त्री संज्ञा इत्यादि है उनको हम देखेंगे। चूंकि 1 घंटा कालांश हमारा लगातार हुआ है, तो 5 मिनट का हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं।
तो अभी तक जो है उसको आप चिंतन करें, आप लोग भी 5 मिनट का विराम ले लें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसी विषय को, ठीक है।